Hello class. Today we will discuss the components of business environment. Right? So components of business environment means कि हमारे business environment में क्या क्या चीज़ें आएंगी. तो अगर हम ये डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है. वन इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड वन इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो वो सारे फैक्टर्स या वो सारी चीज़ें जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी और वो बिजनेस की रीच में है, बिजनेस उन्हें डायरेक्टली उनकी उनकी मॉनिटरिंग कर सकता है, तो वो सारे एनवायरनमेंट इंटरनल और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होंगे. जैसे कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस और डिमांड को बिजनेस जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, तो स्टडी कर सकता है, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया. ओनर्स और इन्वेस्टर बिकॉज दे आर इनसाइड द बिजनेस, वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाएगा. सप्लायर्स, इसके साथ भी कम्युनिकेट हम इजीली कर सकते हैं, तो सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, कॉम्पिटिटर्स, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेंगे और जो कि बिज़नेस के कंट्रोल में है. बिज़नेस अपने मॉडिफाई करके अपने चेंजेस लाकर इन सबको कंट्रोल कर सकता है. राइट? सो इनके पढ़ने वाले फैक्टर्स को वो एनालाइज कर सकता है. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज एक्सटर्नल और जनरल एनवायरनमेंट. तो एक्सटर्नल और जनरल एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट है जो कि एक्सटर्नल है, जो कि आउटसाइड द बिजनेस हैं और बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, पर बिजनेस इनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता है. इट इज़ आउट ऑफ द कंट्रोल जो भी अगर चेंजेस होते हैं. तो चेक करते हैं व्हाट इज़ देयर इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमी जैसी भी डिमांड एंड सप्लाई जो भी चल रही होगी मार्केट में, बिजनेस उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, बस उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो चेक करेगा. सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी में क्या प्रेफरेंसेस है, वो क्या उनके रिलीजन क्या है और कौन कौन से चीज़ों पे वो बिलीव करते हैं, तो ये सारे सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और इनका एक बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल अगेन गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. सो दिस इज़ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जिनकी डिटेल्स, इन सब फैक्टर्स की डिटेल हम बाद में फिर से स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो सारे वो फैक्टर्स आएंगे जो कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की वजह से बिजनेस में इम्पैक्ट करेगा. राइट? अगर बाहर कोई न्यू टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में है और बिजनेस उसे अडॉप्ट नहीं करता, तो बिजनेस आउटडेटेड हो जाएगा. एंड अगर बिजनेस उसको अडॉप्ट करता है और उस टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लेता है, तो बिजनेस इनोवेट कर पाएगा और अच्छे से बेटर वर्क कर पाएगा. सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस. नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट. कोई लॉ एंड ऑर्डर पास होता है, तो वो लॉ बनने के बाद बिजनेस उस पर बाउंड होगा. अगर वो हो सकता है फेवरेबल हो बिजनेस के लिए, तो वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, और अनफेवरेबल अगर हुआ तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को डाउन करेगा. तो कैसी भी कंडीशन हो, उसके अंदर that legal environment has the power to impact the business performance, but this is outside the reach, it cannot be controlled by the business. Right? So these are all the external factors of business, and external environment में ये सारे factors या components आएंगे. ओके, सो अब चेक करते हैं नेक्स्ट. सो आगे हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. ये सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को अगर हम स्टडी करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं एंड स्कैन करते हैं, तो हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे और इनके इम्पैक्ट जो भी हमारे बिजनेस में पड़ रहा होगा, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे. ओके, so helps in improving performance. Correct analysis and continuous monitoring of the business environment helps an organization in improving its performance. ठीक है, तो हम अगर रेगुलरली इनकी मॉनिटरिंग करते हैं फैक्टर्स की, तो हम एक अपने बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग और उसकी ग्रोथ में हमें हेल्प मिलेगी. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट इन दिस?
सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अगर हमारा फर्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर फर्स्ट है तो हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की ही बात करते हैं। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो हम आज की डेट से बात नहीं करेंगे, हम हमारे इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो कैसे कब चेंज हुई तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, हमारी इकोनॉमी कैसी है एक्चुअल में। अगर हम चेक करें तो हमारे और आपने भी इकोनॉमिक्स में और पहले स्टडी किया होगा सोशल स्टडीज़ में कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। और जब हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस समय इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी थी। इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता था, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर था भी कुछ चीज़ों में परमिशन तो उसमें भी बहुत सारे लाइसेंसिंग इम्पोज्ड थे और बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इजी नहीं था, राइट। और बहुत सारे इंडिया में इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि गवर्नमेंट के अंडर में ही रखा गया था कि गवर्नमेंट के अंडर में ही वो इंडस्ट्रीज रन करेगी। जैसे रेलवेज़, अगर आप आज भी चेक करो तो रेलवेज़ अभी तक इंडिया के गवर्नमेंट में के अंडर में ही आता है। सिमिलरली आर्मी, डिफेंस, ये सारे हमारे इंडिया ये इकॉनमी जो है ये इंडस्ट्रीज जो हैं ये गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ही रखा गया है। सिमिलरली जब 1991 से पहले बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट ने अपने ही अंडर में लिखा था, जिसमें प्राइवेट इंटरफेरेंस और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज ओपन नहीं हो सकती थी। बट लेटर ऑन बिजनेस ने इंडिया ने ये फाउंड किया कि गवर्नमेंट में मेन फोकस सोशल वेलफेयर करना था और प्रॉफिट अर्न करना नहीं था। तो एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एक कंट्री की ग्रोथ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी जीडीपी को इंक्रीज़ किया जाए। सो बाद में इंडिया में 1991 में पॉलिसी में चेंज लाया गया और ये कोशिश की गई कि हमारा अब स्मूथ ट्रेड हो और हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट और के फैसिलिटीज़ हो, जिससे कि हमारी जो कंट्री में बाहर की न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट हो सकें। सो जो 1991 की पॉलिसी थी उसमें मेन फीचर, उसमें क्या क्या बोला गया, क्या क्या करना है। तो अब इस पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के बाद से जब ये पॉलिसी अडॉप्ट की इंडिया में, तो उसके बाद से ओनली 6 इंडस्ट्रीज वर कैप्ट अंडर लाइसेंसिंग स्कीम। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे पहले लाइसेंस था, पर अब वो लाइसेंस रिमूव हो गया। वो लाइसेंस रिमूव होकर बस 6 इंडस्ट्रीज ऐसी होगी जिस पे लाइसेंस है। अगर वो इंडस्ट्रीज में आप अपनी बिजनेस करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा, राइट। बाकी सारी फ्री कर दी गई है, फ्री फ्रॉम ट्रेड। बाकी सारी उस अपार्ट फ्रॉम दीज 6 इंडस्ट्रीज, बाकी सारी इंडस्ट्रीज में आप बिजनेस करने के लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और बिफोर इट 1991 से पहले ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जिसमें लाइसेंस लेना कंपलसरी था और लाइसेंस की प्रोसीजर बहुत ही टफ था। बट अब वो ईजी हो गया। मेनली जो 1991 की पॉलिसी था, ट्रेड को ईजी करना था कि वेरियस जितना भी बिजनेस है वो कितनी ईजी तरीके से हो सके, सो दैट कि बिजनेस जो है एक कंट्री इंडिया जो है वो ग्रो कर सके। सो पहला यही हुआ कि लाइसेंसिंग थोड़े रिमूव कर दिए, बस 6 इंडस्ट्रीज के लिए अब लाइसेंस चाहिए था, बाकी सब में ज़रूरी नहीं था बिजनेस सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली फॉर 4 इंडस्ट्रीज। ऐसी बस 4 इंडस्ट्रीज अब रह गई जिसके जो कि इंडियन पब्लिक सेक्टर के अंडर में रहेगी। बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो अब ओपन कर दी गई प्राइवेट सेक्टर के लिए कि अब प्राइवेट सेक्टर उसमें अपने बिजनेस सेटअप कर सकता है। बस 4 इंडस्ट्रीज ऐसी है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में है, उसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया, प्राइवेट सेक्टर उसमें अपनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकता। ओके, उसके आफ्टर दैट the third one is disinvestment was carried out in many public sector enterprises। तो जब गवर्नमेंट ने ये चेक किया कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ऐसी हैं जो कि रेगुलरली लॉस इनका कर रही हैं और वो उनका कुछ बेनिफिट हो नहीं पा रहा है, तो उन्होंने ट्राई किया गवर्नमेंट ने कि क्यों ना उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए, उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। और प्राइवेटाइजेशन करने से प्राइवेट सेक्टर उसमें कुछ इनोवेशंस करे और प्रॉफिटेबल उन सेक्टर्स को बनाए। तो ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई कि बिजनेस को और अच्छा करने के लिए ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में से गवर्नमेंट ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट किया और प्राइवेटाइज उसको करने की
कोशिश की गई सो दैट कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव यही होता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करना। तो आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट इट वाज फाउंड दैट बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी अच्छे से रन नहीं कर रही थी, अब वो डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन होने से वो अच्छे से अब रन कर रही हैं। सो फोर्थ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वॉर लिबरलाइज्ड। लिबरलाइज मीन्स ईजी होना, लिबरल होना। तो पहले फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंट्रीज अगर कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी बिजनेस में, तो उसको पहले लिबरल नहीं थे, उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे और वो इजीली हमारे इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते थे। पर 1991 की पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ने एनालाइज किया, 1991 में गवर्नमेंट ने एनालाइज किया कि ऐसा करने से हमारी इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो बाहर की कंट्रीज़ में डेवलप हो रही है, हमारी इंडिया में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी इंडिया में उतनी इंडस्ट्रीज़ और उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। सो फॉर द बिजनेस ग्रोथ इट वाज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ लिबरलाइज की जाए, सो दैट कि गवर्नमेंट बाहर की कंट्रीज़ हमारी इंडिया में अपनी टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ सके और हमारी इंडिया का डेवलपमेंट हो। सो नेक्स्ट वाज ऑटोमेटिक परमिशन वाज गिवन फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। ठीक है, बहुत सारी जगह पर ऑटोमेटिक परमिशन दे दी गई जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट अगर फॉरेन कंट्री के साथ इंडियन कंपनी ने करना है। ऐसा करने से क्योंकि पहले परमिशन लेनी होती थी, अगर परमिशन साइनिंग करने के बाद ही आप बाहर की टेक्नोलॉजी को के साथ एग्रीमेंट कर सकते थे और टेक्नोलॉजी इंडिया में ला सकते थे। बट अब लिबरल होने से अब जो इंडियन कंपनीज़ हैं उन्हें बहुत जगह बहुत सारे ऑटोमेटिक परमिशन मिल गई है, जहाँ से वो बाहर की कंट्रीज़ की बहुत डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के साथ को अडॉप्ट करने के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया में बाहर की कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजीज़ आ गई। So next one is Foreign Investment Promotion Board was set up to promote and bring foreign investment in India. अब फॉरेन करेंसी इंडिया में आए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो, उसके लिए अब इंडिया में एक बोर्ड भी बनाया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसका मेन मोटिव यही था कि इंडिया में बाहर की कंट्रीज़ को इंडिया को प्रमोट करना कि बाहर की कंट्रीज आकर यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करें। राइट। So seventh point, various benefits were offered to small scale industries. Not only these, ये सारे से जितने भी अभी तक 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये इंडिया की इकोनॉमी में ये 1991 की पॉलिसी थी, जिसमें मेन मोटिव यही था कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है और उन्हें बाहर की कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग कैपेबल बनाना है। सो ये सारे पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई। नॉट ओनली दिस, अगर बाहर की कंट्रीज सारी इंडिया में आ जाएंगी तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी अपनी कंट्री की इंटरनल जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी प्रमोट किया जाए। तो नॉट ओनली इन्वॉल्विंग बाहर अदर्स कंट्री, ये कोशिश की गई गवर्नमेंट के थ्रू कि हमारी इंडिया की भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं वो बंद ना हो जाए, इसीलिए उनको भी बहुत से बेनिफिट दिए गए सो दैट कि वो भी कंटिन्यू रन कर सके। तो एक इंडिया में 1991 में नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में ये सारे डिसीजन, इनके मेन पॉइंट्स, मेन फीचर ये थे कि इंडिया में बिजनेस को ग्रो करना है। राइट। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि मेन स्ट्रेटजी क्या थी इस NEP की। तो इसकी मेन स्ट्रेटजी जो थी, द 3 मेन स्ट्रेटजीज adopted for the above may be defined as कि जो 3 policies थी, mainly 1 globalization, right, you know the globalization it means कि हमने इंडिया में ये कोशिश की गई ग्लोबल बने, कि इंडिया की कंट्री और बाहर की कंट्रीज़ में आपस में इंटर रिलेशन अच्छे हों और उनके बीच में बिजनेस फॉर्म हो सके। राइट। सो or second, not only this, then after this first one is globalization and second one is liberalization
राइट। एंड थर्ड वन इज प्राइवेटाइजेशन। सो हम ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हम एक स्मॉल में समझते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल, ऐसे ग्लोबलाइजेशन में बाहर की कंट्रीज़ हमारे कंट्रीज़ में आकर बिजनेस कर सके और हमारी कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट्स और अपने बिजनेस बाहर की कंट्रीज़ में सेटअप कर सकें, तो वो ग्लोबलाइजेशन के अंडर में आया था, जिसमें मेनली बिजनेस में अब इतनी लिबर्टी दी गई कि इजीली जो ट्रेड है वो वेरियस कंट्रीज़ में हो सके। सो इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी मीन्स बाहर की कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं। So next one was liberalization. Liberalization was license free. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जिसमें लाइसेंस को रिमूव कर दिया गया कि कोई भी अब इजीली अपने बिजनेस सेटअप कर सकते थे इंडिया में विदाउट हैविंग सम लाइसेंस। ओनली 6 ऐसी अभी भी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें लाइसेंस इम्पोज्ड है, उसमें लाइसेंस लेने के बाद ही आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट वन वॉज द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें अब उन्होंने अपने शेयर्स जो थे प्राइवेट में सेल करने स्टार्ट कर दिए, जिससे कि वो जो प्योर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ थी अब वो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलकर अब रन कर रहे हैं, सो दैट के बिजनेस जो वो इंडस्ट्री है वो रन कर सके और प्रॉफिटेबल हो सके। राइट। सो ये आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। तो एक बार ये बस रीड कर लेते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन में क्या है। सो मेनली इन ग्लोबलाइजेशन it mainly integrating the economy of a country with economies of the other countries to facilitate free flow of trade, capital, persons, technology अक्रॉस बॉर्डर। तो इसमें मेन मोटिव यही था, इंटीग्रेटिंग मतलब जोड़ना बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री को, सो दैट कि उसमें ट्रेड हो सके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सके, पर्सनस एक दूसरे वहाँ पे जाकर बिजनेस कर सके, टेक्नोलॉजी अक्रॉस द बॉर्डर शेयर हो सके, सो दैट कि बिजनेस ग्रो कर सके, सारे डेवलप कर सके। टिल 1991 गवर्नमेंट वाज पॉलिटी 1991 से पहले जो पॉलिसी थी बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत रेगुलेशंस थी, बट अब वो लिबरल कर दी गई। लाइसेंस फ्री जो था अब वो रिमूव, बहुत सारे लाइसेंस कर दिए गए और एक लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट की गई। राइट। सो नेक्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स लाइसेंस। सो यहाँ पे चेक करते हैं लिबरलाइजेशन द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल नेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। पहले बहुत सारा कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस थे, दैट इज़ रिलैक्सिंग। अब उन्होंने वो रूल्स जो थे वो रिलैक्स कर दिए जो पहले डिफ़िकल्ट थे। एंड रेगुलेशंस विच वर रिस्ट्रिक्ट the growth of private sector and allowing the private sector to take part in economic activities। अब उनमें प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए बहुत सारे लाइसेंस और रूल्स रेगुलेशंस को रिमूव कर दिया, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर जो है अब वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट ले सके और बिजनेस जो है वो बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके, जो कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो कि पहले बस गवर्नमेंट सेक्टर में ही थी, अब उसे लिबरल कर दिया गया कि अब वो प्राइवेट सेक्टर भी अब उसमें अपना वर्क कर सकती है और उसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती है। ऐसा कैसे किया गया? एबोलिशिंग द लाइसेंस, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग प्राइसेस, रिड्यूसिंग द टैक्स रेट्स। सो ये वो वाले फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू उन्होंने फ्री किया गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्लोरिश कर सके। उनके ऊपर पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, अब वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए गए। अंडर विच पॉलिसी? दैट इज़ 1991 NEP पॉलिसी। राइट। सो नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में मेनली प्राइवेट किया गया सेक्टर्स को। गवर्नमेंट में जो था पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, अब उन्हें प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो इसमें भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। वो कोशिश की गई कि सारा जो रिडक्शन करना है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में है, अब उसे थोड़ा सा रिडक्शन करना था। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट फ्रॉम द प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर कैन बी डन। सो जो कंट्रोल था वो अब डिसइन्वेस्टमेंट किया गया पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को। सेल ऑफ ऑल सम असेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उन्होंने सेल कर दिया अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के जो स्टेक थे, शेयर्स थे, वो असेट्स सेल कर दी गई।
एंड लीजिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। अपने जो कुछ बिजनेस थे वो प्राइवेट सेक्टर में को दे दिया गया रन करने के लिए, और उनसे कुछ चार्ज किया गया। और प्राइवेट सेक्टर ने उनमें वर्क करके उन्हें उन इंडस्ट्रीज को प्रॉफिटेबल बनाया। ट्रांसफ़र ऑफ मैनेजमेंट, और कुछ प्लेसेस में उन्होंने मैनेजमेंट जो थी वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट एंटरप्राइज, पर उसे प्राइवेट सेक्टर मैनेज करेगा। और इट वाज कंसिडर्ड दैट कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाया, और वो जो भी हमारी कंट्री में बिजनेस बहुत रन नहीं हो पा रहे थे, अब वो इजीली और स्मूथ, बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे जो कि पहले लॉस में चल रहे थे, अब वो प्रॉफिटेबल हो गए। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके बाद हम अपने कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। ओके।